करो। So Vaibhav, we are live now. Good evening. Good evening Vaibhav, good evening. So दोस्तों, सबसे पहले तो खुशी की बात यह है कि आज मेरे साथ में आप मेरे दोस्त भी हैं, वैभव काला, और आप जुड़े हुए हैं आज शाम को, शनिवार को। तो सबसे पहले तो मैं वैभव आपका स्वागत करना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑन इन दिस कॉन्वर्जेशन, इन दिस वेरी वेरी फ्री व्हीलिंग एंड वेरी इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशन। लेकिन पहले वैभव से बात करने से पहले मैं एक्चुअली वैभव का परिचय देना चाहूँगा। आप जो हैं वाइस प्रेसिडेंट हैं एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। तो ये एक राष्ट्रीय बॉडी है जिसको एटोई भी कहते हैं। और ये जो एटोई है, एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये जैसा मैंने कहा एक राष्ट्रीय बॉडी है जिसमें जितने इंडियन एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स हैं लगभग 500 के आसपास उनकी संस्था है। और एटोई संस्था जो है भारत सरकार के साथ में, तमाम राज्य सरकारों के साथ में, इंडस्ट्री के साथ में, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ में मिलकर के काम करती है। एटोई का जो मुख्य एजेंडा है, जो टूरिज्म या जो आउटडोर्स को लेकर के जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसको लेकर के क्या पॉलिसी होनी चाहिए, क्या नीतियाँ होनी चाहिए, उसका क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए, इंडस्ट्री के ट्रेंड्स क्या हैं, और अल्टीमेटली जब आपके जैसे मेरे जैसे लोग जो टूरिस्ट हैं, ट्रैवलर हैं, ट्रैकर हैं, जब हम बाहर जाते हैं तो हमारा एक्सपीरियंस कैसे सेफ हो सके, कैसे बेहतर हो, इन सब चीज़ों को लेकर के एटोई काम करता है। आगे बढ़ते हुए वैभव के बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको कि वैभव जो है वो स्वयं एक बड़ा जाना माना नाम है हमारे देश में। और आपने कई जगह आपने जिसे हम कहेंगे एक सीरियस एडवेंचर ट्रैवल, क्लाइंबिंग एक्सपीडिशंस, रिवर रनिंग जो है आपने उसको स्थापित किया है। और तमाम देश के अन्य अन्य अलग अलग राज्यों में, अलग अलग हिमालयन वैलीज़ में आप अलग बहुत सारे रिवर एक्सपीडिशंस में गए हैं। उत्तराखंड की बात करें तो चाहे टॉन्स की बात है, गंगा जी की ऑफ कोर्स बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश में और असम में सियांग नदी में, सुबनसारी नदी में, लोहित नदी में, और इसके अलावा विदेश की बात करें तो नेपाल में, चाइना में, ग्रैंड कैनियन में, अफ्रीका में, और तमाम अन्य देशों में वैभव ने, चाहे वो क्लाइंबिंग के एक्सपीडिशंस हों, रिवर रनिंग के एक्सपीडिशंस हों, आपने उनको उनमें आपकी भागीदारी रही है, आपने कई जगह उनका नेतृत्व किया है। वैभव एक्वाटेरा एडवेंचर नाम की एक प्रतिष्ठित कंपनी है, आप उसके फाउंडर हैं। और एक्वाटेरा का एक अलग रुआब है। 2008-2009 में आपको बेस्ट एडवेंचर कंपनी ऑन अर्थ नेशनल ज्योग्राफिक एडवेंचर मैगजीन ने आपको घोषित किया था। 2013 में एटोइन से आपको हॉल ऑफ फेम भी मिला है। तो बहुत सारी वैभव की बहुत सारी खूबियां हैं, उनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। और ये जो अगले 45 मिनट 50 मिनट जो वैभव और मेरी बात होगी, हमारी बात होगी, मुझे लगता है कि हम जो भी हमारे साथ में जितने साथी जुड़े हैं, ये बहुत कुछ हमें आपसे मालूम पड़ेगा। तो वैभव, वंस अगेन मोस्ट वेलकम इन टुडेज प्रोग्राम। धन्यवाद अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो, ग्रेट। तो वैभव, मेरा जो पहला सवाल आपसे यही रहेगा दैट यू नो बिकॉज यू हैव बीन इन द बिजनेस फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, तो ये जो पूरी स्टोरी है हमारे देश की, और मैं विशेष तौर पर अगर उत्तराखंड राज्य की बात करूं, क्योंकि अधिकांश लोग जो जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूं या जो लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया पे, वो हम लोग उत्तराखंड से, हिमालयन राज्यों से इत्तेफाक रखते हैं। तो अगर हम इंडिया की बात करते हैं, हिमालयन रीजन की बात करते हैं, उत्तराखंड की बात करते हैं, क्योंकि आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस है, तो ये जो पूरी स्टोरी है ये आउटडोर एडवेंचर की, उसको आप कैसे देखते हैं? और विशेष तौर पर ये जो पोस्ट कोविड वर्ल्ड जो अभी हमारे सामने है, हाउ डू यू लुक एट दिस होल सिनेरियो वैभव, और रादर हाउ इट हैज डेवलप्ड ओवर द इयर्स? ये जो उत्तराखंड की जो एडवेंचर टूरिज्म कहानी है, ये 1970-1980 में बस ज्यादातर डोमेस्टिक मार्केट था, नहीं तो इनबाउंड ट्रेकिंग होती थी या क्लाइंबिंग एक्सपीडिशंस होते थे ज्यादातर। तो इंडस्ट्री इतनी बड़ी नहीं थी, बहुत ही छोटी थी। और मेरे 1990 ऑनवर्ड्स ये बढ़ने लगी, डोमेस्टिक मार्केट धीरे धीरे बढ़ने लगा, जैसे इंटरनेट आया, जैसे एविएशन रेवोल्यूशन आया, एमएनसीज आए, लोगों के पास ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने लगी, और रोड्स बेटर होती गई, एक्सेस बेहतर हुआ उत्तराखंड में। और इससे डोमेस्टिक मार्केट की पहचान बढ़ी, और
और फिर उसी उसी समय जो रिवर रनिंग इंडस्ट्री थी वो भी बड़ी हुई, जो अभी उत्तराखंड की शायद सबसे बड़ी एडवेंचर टूरिज्म इंडस्ट्री है। दिल्ली से 4 घंटे दूर ऋषिकेश जाना माना शहर है, वहां पर पहुंचना बहुत आसान है। देहरादून एयरपोर्ट 15 मिनट दूर है, बल्कि ज्यादातर वो ऋषिकेश एयरपोर्ट होना चाहिए, इतना पास है वो ऋषिकेश के। तो एक्सेस वाइज ये कहानी बदली और डोमेस्टिक मार्केट बढ़ा, तो इंडस्ट्री भी बढ़ी उसी के साथ। और अब मेरे ख्याल से अटोई में 500 मेंबर होंगे, पर जो प्रतिनिधित्व है वो करीब 15,000 स्टेक होल्डर से ज्यादा का है, जो क्योंकि इंडस्ट्री अभी भी बहुत छोटी है, कई जगह डिसऑर्गेनाइज है, ऑर्गेनाइज सेक्टर कम है, पर बहुत से स्टेक होल्डर्स हैं जो उसमें काम करते हैं, जो चाहे आप ट्रांसपोर्टर्स हों, चाहे पोर्टर्स हों, चाहे घोड़े वाले हों, चाहे छोटे बेड एंड ब्रेकफास्ट हों, बड़े लॉजेस हों, होटल्स हों, तो सभी का योगदान रहा है इस इंडस्ट्री को बड़ा बनाने के लिए। और अभी ये स्थिति है कि मतलब हम लोग एक कस्प पे हैं। ये पिछले 2 साल में जो सबको धक्का लगा है कोविड का, कई परेशानियों से जूझी है इंडस्ट्री। और हमारी आशा है कि अगले 1-1.5 साल में इसका रिवाइवल, कई कई चीजें हो रही हैं अभी जो जिनसे मेरी सरकार भी प्रोत्साहन दे रही है। एक इन्वेस्टर समिट हो रहा है, कई कई चीजें हो रही हैं बैकग्राउंड में जो शायद मदद करेंगी। कई रेगुलेशंस की बात हो रही है। अभी हम ट्रेकिंग और माउंटेनियरिंग रूल्स की बात कर रहे हैं उत्तराखंड से, कि आप इनको सामान्य बनाइए। परेशानियां भी हुई हैं, बुग्याल बैन भी हुआ था कई साल पहले, अभी तक उसका समाधान नहीं निकला है। तो मेरे ख्याल से वही 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैक की कहानी अभी तक चल रही है। एनजीटी का बैन हुआ था, रिवर राफ्टिंग इंडस्ट्री जो बीच कैंपिंग की थी, बहुत मतलब वर्ल्ड क्लास बाउंड्रीलेस एक्सपीरियंस वाली इंडस्ट्री थी, वो 2015 में बंद हुई थी। उसका समाधान भी निकाल रही है सरकार। हम लोग एंगेज कर रहे हैं उनसे कि थोड़ी क्लियरेंस दी जाए अंडर प्रॉपर रेगुलेशन। तो मेरे ख्याल से अगर उत्तराखंड को बेचने की जरूरत नहीं है, बस उसको इनेबल करने की जरूरत है, और उसको सही तरह से रेगुलेट करने की जरूरत है। और मेरे ख्याल से अगर वो हो पाए अगले कुछ सालों में, तो हम लोग वापस उसी लेवल, प्री कोविड लेवल्स तक आ सकते हैं। Very, very well said, Vaibhav. As you said, that there is no need to market, or there's no need to sort of hard sell Uttarakhand. बिल्कुल। God has given so much sort of bounty to the region, and there are enormous possibilities. So, what is more important is that let's say the entire infrastructure of authorities and all of that is more in an enabler, a sort of facilitator function. So I like that very much, and that is one clear takeaway for me from this. But I know, Vaibhav, that you also have a lot of concerns about the adventure sort of travel story, and as we go ahead we'll talk about that. But in a lot of narrative, in a lot of discourse, and a lot of conversations, both online and offline, we are talking so much about responsible tourism. So, I was just curious to know what exactly, would a layman like me, how do I understand what is responsible tourism? And when we say responsible tourism, what about the responsible traveler, the responsible tourist? मैं अगर उत्तराखंड की बात करूं तो so on and off we keep on and not only Uttarakhand, I'm sure this happens in many parts of the country, कि हम देखते हैं कि भाई वो कोई किसी, एंड देन फिर वो क्या होता है, वो एक प्रोफाइलिंग हो जाती है कि भाई इस स्टेट के लोग आते हैं, दे आर वेरी राउडी, दे मिसबिहेव, दे डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ नॉनसेंस और दिस और दैट। तो ये जो पूरा रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का दिस होल सॉर्ट ऑफ thought process behind responsible tourism, so what exactly is it, what should we do, how should we promote that? Then along with responsible tourism, we also have this entire concern regarding our natural heritage. So what should be done, Vaibhav, around this entire space? तो आपने बिल्कुल सही कहा अनूप। इसके 2 पहलू हैं। एक तो है जो रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर है। So, Vaibhav, sorry, if you want to speak in English, please, आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, नहीं ठीक है, I'll mix a little bit of both. So there are 2 aspects to this. एक तो आपका responsible traveler हो गया, और दूसरा हो गया the responsible operator that goes by the ethics of responsible tourism.
तो let's pick on the responsible traveler bit first. तो हमारे जो अभी जो burgeoning ये जो domestic travel industry है, तो the traveler जो है अभी वो 20 साल से लेके 40 साल तक है, उसको वो अनुभव नहीं है कि जैसे विदेशों में होता है कि वो हर वीकेंड माँ बाप के साथ कायाकिंग जा रहे हैं, साइकिलिंग जा रहे हैं, कैंपिंग जा रहे हैं, स्विमिंग जा रहे हैं, राफ्टिंग जा रहे हैं, हाइकिंग जा रहे हैं। तो वो हमारा जो 20 साल से 40 साल का जो आप प्रोफाइल अगर देखोगे जो ट्रैवलर का, उनको ऐसा अनुभव मिला नहीं है अपने अपने परिवार से। हम लोग आप देखेंगे तो बहुत कम लोग तैरना जानते हैं, बहुत कम लोग अपने पहली कैंपिंग ट्रिप करते हैं 30-35 साल की उम्र में। तो वो अवेयरनेस, वो जागरूकता जो होनी चाहिए, वो शायद वो हम उस लेवल पे पहुंचे नहीं हैं। तो ये जिम्मेदारी और भी दुगनी हो जाती है उस ट्रैवलर के लिए कि वो जाने वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या क्या उनका कॉन्डक्ट होना चाहिए बाहर। तो ये मेरे ख्याल से ये सेंसिटाइजेशन, ये अवेयरनेस का मिश्रण है जो बहुत मुश्किल है। शायद ये अगले जनरेशन में ये इसका समाधान हो जाएगा। इस वाले में मेरे ख्याल से ऑपरेटर्स को और भी सावधान रहना है कि ये जो जागरूकता है वो पहुंचाएं, अगर अगर हमारे ट्रैवलर में वो नहीं है। तो हम आ जाते हैं फिर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के पहलू में कि ये बहुत जरूरी हो गया है। पिछले 5-10 वर्षों में जब ये इंडस्ट्री बड़ी हुई है, मार्केट बड़ा हुआ है, तो इसमें जो प्राइस सेंसिटिविटी आ गई है, इंटरनेट के माध्यम से आप कुछ भी कोई भी कंपनी कोई भी ट्रिप किसी भी पैसे पे प्राइस टैग पे बेचती है। तो ये प्राइस वॉर जो हुई है, इससे बहुत नुकसान हुआ है इंडस्ट्री का, क्योंकि ये जो प्राइस वॉर है ये नहीं देखती कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं। अगर आप कस्टमर को अपनी कॉस्टिंग में चार्ज नहीं करेंगे कि आप अपना गार्बेज वापस ले आए, कि आप जो लोकल लोग हैं उनको आप एम्प्लॉयमेंट दे पाएं, फेयर वेज पे दे पाएं, चाहे वो घोड़े वाला हो, चाहे वो पोर्टर हो, चाहे वो बेड एंड ब्रेकफास्ट वाला हो। एडवेंचर टूरिज्म का मतलब है सस्टेनेबल इको टूरिज्म, कि आपका अगर 100 रुपए आप चार्ज कर रहे हैं तो 80 से 90 रुपए वापस उसी क्षेत्र में जाना चाहिए। वेरी ये नाइस। 80 से 90 रुपए आपकी कंपनी की जेब में नहीं रहना चाहिए। जो अगर आप 100 रुपए चार्ज कर रहे हैं तो आप फेयर वेज दीजिए, आप इंश्योर कीजिए कि आपका जो गार्बेज है वापस। तो ये परेशानियां हुई हैं, और ये बुग्याल बैन जो है, जो बीच कैंपिंग बैन हुए, ये दो बहुत ही क्रिटिकल एग्जाम्पल जो मैं दे रहा हूँ जो उत्तराखंड में हुए हैं, इसी वजह से हुए हैं क्योंकि प्राइस वॉर हुई है, मार्केट बड़ा है, रेगुलेशन नहीं हुआ है, बहुत कंपनीज उसी फ्रे में काम कर रही हैं, और ये नेग्लिजेंस है कि कोई भी इसको कंट्रोल नहीं कर पाया है। और मेरे ख्याल से एक तरफ से तो इंडस्ट्री के का आदमी होते हुए मुझे दुख है कि ये हुआ है, पर एक आउटडोर्स पर्सन के नाते मुझे ये भी सुख है कि ये हुआ है, कि ये चीज इस वजह से लाइट पे आई है कि हाई कोर्ट ने बंद कर दिया है बुग्याल बैन। आपके पास तस्वीरें हैं कि जो बेदनी, बुग्याल, रूपकुंड जैसे हमारे जो स्वर्ण ट्रेकिंग रूट है, उसमें कितना मेहम पहुंचा है। बीच कैंपिंग में कितना अनरेगुलेटेड एक्टिविटी हुई है, इतने लोग मरे हैं, आपके फ्लश टॉयलेट्स पकड़े गए हैं। तो ये चीजें आती नहीं, अगर सरकार ने कार्रवाई नहीं की होती, या ये चीजें अगर सामने नहीं आती। तो एक तरफ से उस नाते मुझे खुशी भी है कि ये हुआ है, पर इसका समाधान बैन नहीं है, इसका समाधान ये नहीं है कि आप बंद कर दीजिए इसको। इट हैज टू बी, बहुत लोगों के की लाइवलीहुड्स इस पे जुड़ी हुई हैं। तो मेरा यही है कि मेरा सजेशन यही होगा कि इसको किसी कंट्रोल्ड फॉर्म में इसको रेगुलेट किया जाए। डोंट पनिश द होल इंडस्ट्री फॉर द फॉली ऑफ अ फ्यू। Very, very well said, Vaibhav. And before I come to the next question, I also want to thank all our friends. बहुत सारे हमारे दोस्त जो है वो इस लाइव को देख रहे हैं, and also the ones जिन्होंने कुछ कमेंट किए हैं. So हिमांशु is there, good greeting आपको भी हिमांशु. बिमल चुन्नी जी हैं. उसके अलावा संजय ठाकुर ने जी ने एक बड़ा अच्छा कमेंट लिया है. Enabling tourism industry in Uttarakhand, completely agree. So Anil is there, and then several other friends are watching. मुझे वैभव ये आपकी बड़ी अच्छी बात लगी, व्हेन यू सेड कि भाई मैं अगर 100 रुपए कमा रहा हूँ एज एन एंटरप्रेन्योर और एज एन आउटडोर कंपनी, तो मेरे को 80 रुपए जो है
वापस उसी इकोसिस्टम में डालने चाहिए, वो मुझे अपनी जेब में नहीं डालने चाहिए। आपने फेयर वेजेस की बात करी, तो मेरे को ये बड़ा अच्छा लगा कि ये जो थॉट प्रोसेस है पूरा, और अगर ये जो हमारा पूरा इकोसिस्टम है, अगर ऑफ कोर्स ये तो एक विश है कि भाई इकोसिस्टम अगर ऐसे ऑपरेट करता है, क्योंकि जो पूरी बहस है वो यही है कि भाई हम किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट को, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, उसके एक्सप्लॉइटेशन को कम कर सकते हैं, क्योंकि ये isn't it right, Web? This cannot continue forever the way it is. नहीं, बिल्कुल आजकल प्रोडक्ट इज नॉट किंग, इन्वायरमेंट इज किंग। अगर जो वही यूएसपी जिसकी वजह से लोग हमारे स्टेट में आते हैं, जो इलाके वो देखना चाहते हैं, अगर उसी का यूएसपी हम इरोड करेंगे और उनको बर्बाद करके, तो वो क्यों आएंगे? तो आप खुद, ये तो एक किस्म की खुदकुशी हुई कि आप अपना ही प्रोडक्ट खत्म कर रहे हैं। So I think environment is king has to be the byline for the adventure travel, outdoor tourism industry. Very good, Vaibhav. So I also know that you have a lot of concerns regarding what in your own words, of course mass tourism is something we all understand. लेकिन जब आप कहते हैं ना commodification है, people are coming in hordes and again to use your words, जो एक conveyor belt ट्रैकिंग हो रही है, तो ये जो मास टूरिज्म है, ये इसको लेकर के आप इतना कंसर्न क्यों हैं? इसको लेकर के ऐसे क्या हमारे सामने रिस्क्स हैं, चैलेंजेस हैं, फ्रॉम एन एनवायरमेंटल स्टैंड पॉइंट, फ्रॉम अ सस्टेनेबिलिटी स्टैंड पॉइंट, फ्रॉम अ कंजर्वेशन स्टैंड पॉइंट, उसको कैसे देखते हैं वैभव आप? तो अनूप, ये जो मास ट्रैकिंग वाला इशू है, इसमें इसके कई पहलू हैं। ये जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ दो चीजों का। एक आपका रूपकुंड ट्रैक हो गया, और दूसरा हो गया जैसे जो गोविंद विहार नेशनल पार्क है। वो मैं खुद आई विटनेस अकाउंट्स आई हैव सीन फिक्स्ड कैंप जो अलाउड नहीं है अब। और ये क्या करते हैं, जो फिक्स्ड कैंप का फॉर्मूला है, वो इट बीट्स द सिस्टम। क्योंकि आपके जो रिजर्व फॉरेस्ट, जो सैंक्चुरीज एरियाज हैं, वहां पर आपको प्रतिदिन फीस देनी पड़ती है, आपको प्रतिदिन टेंट की फीस देनी पड़ती है। आप अगर ये फिक्स कैंप लगाते हैं, तो यू बीटिंग दैट सिस्टम, यू आर डूइंग इट इन कल्यूजन, you are doing it on the sly, you are beating the local economy, because आप लोग अपने पोर्टर्स नहीं यूज कर रहे हैं, आपने जाके लगा दिया एक बार, उनकी इकोनॉमी इफेक्ट हो रही है, घोड़े वालों की इकोनॉमी इफेक्ट हो रही है। और ये जो बुग्याल बैन है, आप अपना गार्बेज नहीं वापस ले जा सकते। ये these are testified examples of how fixed camping has destroyed the Uttarakhand economy and the tourism industry by just beating these systems. It is very easy to, आप जाके आपने 10 जगह कैंप लगा दिया फिक्स, और फिर आपने अपने जो पोर्टर इकोनॉमी है वो खत्म कर दी, घोड़े वाली इकोनॉमी खत्म कर दी, और जो सरकार की जो जायज फीस है, आप यू हैव बाईपास दैट। तो और फिर then there are these garbage issues, because you have a fixed camp, you're collecting a lot of garbage. There's a toilet issue because your fixed camp, again, you don't have permissions first of all, so it is semi quasi illegal in the first place. So either sarkar comes with a policy, carrying capacity aap lagaiye, there are controlled camps if you have to get them, but this cannot be a fly by night operation. इससे कुछ लोगों का फायदा होता है और 90% की इंडस्ट्री इफेक्ट होती है। गुड वैभव, जैसे आपने बताया कि भाई, जैसे आपने जो उसकी बारीकियां बताई कि भाई आपने वहाँ पे फिक्स कैंप लगा दिया, और जो हमारी जो लोकल कम्युनिटी है, क्योंकि जब हम टूरिज्म की बात करते हैं, अपनी लोकल इकोनॉमीज को एम्पावर करने की बात करते हैं, अपनी लोकल कम्युनिटीज को एम्पावर करने की बात करते हैं, जैसा आपने कहा कि वो जो खच्चर वाले का जो ड्यू था या जो पोर्टर का ड्यू था, आप उनके पेट पर भी लात मारते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो किसी लेवल पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है या करप्शन हो रहा है, जहाँ पे भाई अलाउड ही नहीं है उस रिजर्व फॉरेस्ट में या उस वहाँ पर उस इलाके में, तो इस किस्म की जो घटनाएं हो रही हैं, तो ये निश्चित तौर पर जो है हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। वैभव, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, जैसे आपने इस बात का कई बार जिक्र किया, आपने बैन्स को लेकर के बोला, और विशेष तौर पर उत्तराखंड में हम देखते रहते हैं, कभी एनजीटी का इंटरवेंशन होता है, तो एनजीटी है, हमारे यहाँ पे गंगा नदी है, तो कभी कैंपिंग के ऊपर बैन लग जाता है, कभी राफ्टिंग के ऊपर बैन लग जाता है, कभी पैराग्लाइडिंग के ऊपर बैन लग जाता है, कभी बुग्याल के ऊपर बैन लग जाता है।
तो ये इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मतलब ये क्या, हाउ डू यू लुक एट दिस? एंड ऑफ कोर्स देयर आर ऑलवेज टू साइड्स ऑफ द कॉइन, यू नो, सो देयर इज naturally something is happening which is prompting our judicial authorities and our administrative authorities or our district authorities or our state authorities to take this extreme action, because I don't think anybody किसी का भी ये natural inclination है कि भाई पहले बैन कर दो, तो something must be happening कि वो उनको prompt करता है। तो एक तरफ तो ये हो गया, क्योंकि इसमें लाइवलीहुड का इश्यू आता है, और ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है जो लाइवलीहुड का मुद्दा। भाई लोग पैसा कहाँ से कमाएंगे? हम खुद कहते हैं कि उत्तराखंड की जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो पर्यटन के ऊपर टिकी हुई है, वो तीर्थाटन के ऊपर टिकी हुई है, वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ टूरिज्म व्हिच इज हैपनिंग इन उत्तराखंड। सो हाउ डू यू लुक एट दिस एंटायर लैंडस्केप, और रादर लैंडस्केप, rather issue of bans, and is there a way around it, Vaibhav, regarding these bans? सो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो रिएक्शन होता है, फर्स्ट रिएक्शन ऑफ जुडिशरी व्हेन दे सी कि हाँ ठीक चीजें ठीक नहीं है, कुछ गलत हो रहा है, तो देयर रिएक्शन इज टू आस्क द गवर्नमेंट टू शट इट डाउन टिल अ पॉलिसी इज इन प्लेस। सो यही हुआ था। दोनों जो एग्जांपल जिनकी बात कर रहे हैं हम, फॉर लैक ऑफ एनीथिंग एल्स, जो बेदनी बुग्याल रूपकुंड वाला है या बीच कैंप वाला बैन की पूरी कहानी है, तो ये हुआ है। बट दे हैव asked the government to come up with guidelines, with policies, and those have been made. ये बीच में COVID आ गया, we had a bit of a slowdown in trying to get that sorted. But yes, ultimately the regulation has to be there, because this is not a country where you can the self-regulation is the best way, but it hasn't happened. We have got enough evidence that self-regulation in the state hasn't worked. You give people a free hand, they will misuse it. So I think at some level iski guidelines hona bahut zaruri hai. Operators must take responsibility for adhering to guidelines and for sticking to the letter of the law. परमिट चाहिए तो आपको परमिट होना चाहिए। बिना परमिट के मुझे 3-4 दिन पहले कंप्लेंट आई थी कि रूपकुंड में अभी भी ट्रैकिंग चल रही है, विच इज शॉकिंग। आपका हाई कोर्ट का बैन है, हाउ कैन दिस बी हैपनिंग? बट this is ground reality is often very different. बट इसका तोड़ यही है कि हम लोग के पास रिस्पॉन्सिबल गाइडलाइंस हो, उसका रेगुलेशन हो। जैसे हो रहा है, जैसे ट्रेकिंग और राफ्टिंग के रूल्स अभी ड्राफ्ट हो रहे हैं। ATUI इज हेल्पिंग आउट विद ड्राफ्टिंग अ सिंगल विंडो, एकल खिड़की, किसी तरह की योजना हो जिससे हमें टूरिज्म के पास अलग से नहीं, फॉरेस्ट के पास अलग से नहीं जाना पड़े। सो वो कार्रवाई चल रही है। आई एम हैप्पी टू से दैट दैट वर्क इज बीइंग डन। And hopefully these guidelines should be in place, but speed is of essence, especially COVID-19 के बाद ये चीजें बहुत जल्द implement होनी चाहिए, so that India is viewed as a destination that is responsible. क्योंकि हमारा खतरा यही है, जब ऐसी खबरें बाहर जाती हैं तो आपका जो इंडिया की जो रेपुटेशन है as a great adventure travel destinations, especially Uttarakhand. We have like most of the central Garhwal Himalayas with us, and वो उसपे बहुत damage होता है। तो I think ये सब पहलू रह के there have to be guidelines, there has to be regulation, but it has to be fair, it has to be easy. The ease of doing business has to be there, and swift and speedy implementation must be there. All right, great. So that makes it clear, Vaibhav. But just curious to know, talking about, अब राफ्टिंग तो यहाँ पर इतने सालों से हो रही है, तो क्या हमारा कोई राफ्टिंग एक्ट या राफ्टिंग रेगुलेशन अभी नहीं है क्या हमारी यहाँ पे, जो इतनी गंगा जी पे इतनी राफ्टिंग होती है? नहीं, सो रेगुलेशंस हैं। बीच में अराउंड 2005 से 10 में बहुत परमिट्स दिए गए, बट अ लॉट ऑफ देम नाउ देयर इज अ लॉट मोर स्ट्रिक्टनेस। अभी मेरे ख्याल से लेटेस्ट ये है कि दे आर पुटिंग CCTV कैमरास to stop unregulated boats. कोई यमुना का परमिट लेके गंगा में चलाता है या अलकनंदा का परमिट लेके गंगा में चलाता है। तो ये सब चीजें जो हैं, ओवरलोडेड बोट, सिंगल राफ्ट ट्रिप्स, जिनकी वजह से दुर्घटनाएं होती हैं, तो उसमें UTDB is working hard. In fact, now this week there was in fact even a recce to put on cameras so that in case of any thing they can be monitored in Dehradun. If I am running an illegal raft or illegal trip,
after 4 o'clock or overloaded or without safety, then action can be taken. So ये बहुत महत्वपूर्ण step है जो लिया जा रहा है to control it, and hopefully accidents will be reduced with that as a deterrent. In fact, we were talking about accidents, and deaths and safety. तो ये जो पूरा कॉकटेल ही है कि भाई एक्सीडेंट होता है, फिर कोई डेथ हो जाती है, तो वो पूरा जो सेफ्टी का सवाल जो हमारे सामने आता है, और हम लोग कई बार हम पढ़ते भी हैं, हम लोग सुनते भी हैं कि भाई विशेष तौर पर जो रिवर ड्राउनिंग होती है, मैं फिर से ज़्यादा उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, और मैं बड़ा स्पेसिफिक बात करूँ तो जैसे मुनी की रेती की मैं अगर बात करूँ, कई बार हम देखते हैं कि भाई कोई पर्यटक वहाँ पर आए, तो वहाँ पर वो डूब जाते हैं दुर्भाग्यवश। ट्रैकिंग में जाते हुए लोगों की उनकी डेथ हो जाती हैं। राफ्टिंग के दौरान जो है हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं कि भाई वहाँ पर भी डेथ हो गई। तो ये जो पूरा एक्सीडेंट और डेथ, और आप खुद कहते हैं वैभव, क्योंकि मैंने आपको सुना है बोलते हुए, आप खुद कहते हैं कि जो गंगा जी की राफ्टिंग है, मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आपने कहा कि भाई आपको तो वो शायद, क्योंकि आपका इतना लंबा अनुभव है, आपका इतना एक्सपीरियंस है। मैं तो अपने सभी साथियों को भी कहूँगा जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं कि वैभव, मैं खैर तारीफ क्या करनी, उनकी इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। तो आप लोगों से कोई गाइडेंस भी अगर चाहते हैं तो आप जो है कमेंट्स में अपने सवाल भी लिख सकते हैं। आपके सवाल भले ही हम आज आंसर ना कर पाएँ, बट आई एम श्योर वैभव से मैं बाद में ऑफलाइन में बात कर लूँगा और हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। बट एनीवे वैभव, टू कम बैक टू दिस एक्सीडेंट, डेथ एंड सेफ्टी, तो इसको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है? तो ये दी एक्सीडेंट रेट्स हिंदुस्तान में पूरे ही हिमालय में हो, नीचे साउथ इंडिया हो, ऑल ओवर पैन इंडिया एक्सीडेंट रेट्स हैव बीन गोइंग अप। ये बहुत जैसे मैं कह रहा था, ये चिंताजनक है, और इसका समाधान यही है कि ऑपरेटर्स स्टिक टू स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, whether it is safety, whether it is the ethic, ethos. ये प्राइस वॉर हैज लेड टू अ लॉट ऑफ इट, राफ्टिंग का एग्जांपल लूंगा तो लेट ट्रिप्स, ओवरलोडेड ट्रिप्स, क्लाइंट्स को ब्रीफिंग नहीं है, सेफ्टी कायकर नहीं है, गाइड तक में तजुर्बा नहीं है, या उनका सर्टिफिकेशन नहीं है। तो इस पहलू में भी बहुत काम हुआ है पिछले 2 सालों में। लॉट ऑफ गाइड्स हैव गॉट सर्टिफाइड, फर्स्ट एड ट्रेनिंग कोर्सेज हैव बीन डन, they are making being CPR compliant, कि अगर कोई गिर भी गया तो they can be rescued quickly. So वो sensitization और जो जागरूकता वाली स्टोरी है, जो I think it is a constant. ये ऐसा नहीं है कि एक बार कर दिया तो हाँ, this is something that refreshers have to be done every year. कंपनीज ने अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी है कि मेरे जो गाइड्स हैं उनके पास विल्डरनेस फर्स्ट एड का सर्टिफिकेशन है या नहीं, वो CPR सर्टिफिकेशन है या नहीं, अगर कल हमारे गेस्ट के साथ कुछ हो सकता है तो वो काबिल है या नहीं उस सिचुएशन को। तो ये सेल्फ रेगुलेशन वाले मोड में आ जाता है, क्योंकि ये चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं जब कुछ खतरा आता है। और तो मेरे ख्याल से ये सेल्फ रेगुलेशन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक्सीडेंट रिपोर्टिंग, दुनिया भर में एक्सीडेंट रिपोर्टिंग ऐसी चीज है जिससे सब लोग सीखते हैं, यहाँ ऐसा हुआ, ये किया गया, इससे ये सीख मिली, आगे अगर ऐसा हो तो हम ऐसा कर सकते हैं। हमारे स्टेट में, हमारे देश में ये एक्सीडेंट रिपोर्टिंग करीब 5% है। अगर हम इसको 100% कर दें तो मेरे ख्याल से जितने भी एडवेंचर ट्रैवल गाइड्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, उनको इतनी हजारों केस स्टडीज मिलेंगी दुनिया भर से कि ऐसी स्थिति में अगर ऐसा होता है तो ऐसा करना चाहिए, ऐसी स्थिति को अवॉइड करने के लिए ऐसा करना चाहिए, ये स्थिति आए ही ना। तो ये 2 चीजें मेरे ख्याल से बहुत जरूरी हैं। यहाँ पर बहुत ही नेग्लिजिबल एक्सीडेंट रिपोर्टिंग है। सब केसेस में यही सुनने में आता है कि कार्डियक अरेस्ट हो गया। कार्डियक अरेस्ट तो हो गए, क्योंकि आदमी जब की मौत होती है तो वो कार्डियक अरेस्ट से ही आदमी मरता है, चाहे उसको कुछ भी हो जाए। तो ये नैरेटिव बहुत ही ट्रांसपेरेंट नहीं है। ये आपकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हर समय ये डाइड ऑफ कार्डियक अरेस्ट, क्योंकि आदि से जैसे राफ्टिंग में इश्यूज हैं, लैरिंगोस स्पैज्म इज द मेजर कॉज ऑफ डेथ, आपके फेफड़ों में पानी मिलेगा ही नहीं। सो इट कैन नॉट अब्सॉल्व द ऑपरेशन फ्रॉम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। It has to be these things have to be prevented, and prevented with accidents will happen. ये ऐसी एक्टिविटी है जहां आप ऐसा तो होगा नहीं, दुनिया भर में होते हैं एक्सीडेंट्स, दुनिया भर में एक्सीडेंट्स होते हैं, पर
नेग्लिजेंस की वजह से नहीं, होते हैं जब जब कोई बहुत ही अद्भुत से कंडीशंस आपके सामने आते हैं, और दैट इज व्हाई दे कॉल्ड एक्सीडेंट्स, पर लॉट ऑफ इट कैन बी प्रिवेंटेड. Absolutely, so like we sometimes unfortunately hear about an avalanche, and even experienced mountaineers, die sadly in those circumstances. But a lot of these deaths which are happening due to river drowning or trekking, तो ये एक अवॉइडेबल है, और उसको हम भले ही उसको जीरो नहीं कर सकते, लेकिन डेफिनेटली मिनिमाइज किया जा सकता है. और जैसा आपने बताया, आपने शेयर किया कि जो हमारे जो ऑपरेटिंग कंपनीज हैं या जिनके पास हम लोग जाते हैं एज कस्टमर्स, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उनके क्या सिस्टम्स हैं, उनका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है. और मुझे लगता है आपकी बात से एक जो टेक अवे मेरे लिए है वैभव, वो ये है कि एज कस्टमर्स जब हम कोई कहीं कोई डील साइन कर रहे हैं या हम किसी ऑपरेटर को चूज कर रहे हैं, हम भी ये देखें कि उनका सेफ्टी रिकॉर्ड क्या है, उनकी ऑर्गेनाइजेशनल ईथोस में या उनकी वेबसाइट पे हाउ हाई अप इज द एलिमेंट ऑफ सेफ्टी इन देयर ओन वे ऑफ वर्किंग. तो आई थिंक ये भी एक हमारे लिए टिप हो सकती है कि as customers we demand greater safety from the operators. So this could be something for us to think about. बिल्कुल, एंड तो आस्किंग द राइट क्वेश्चंस आल्सो अनूप. आप जब भी जा रहे हैं तो हमारे गाइड का क्या एक्सपीरियंस है, हमारे पास बैकअप है या नहीं, हमारे पास स्ट्रेचर है, पोर्टेबल ऑल्टीट्यूड चेंबर है या नहीं, आर आवर गाइड्स सर्टिफाइड इन विल्डरनेस फर्स्ट एड, कैन दे, डू वी हैव अ सैटेलाइट फोन ऑन अ रिमोट ट्रिप, can we how soon can we get help, what is the evacuation plan, what is, how many toilets do you have, do we have toilets at all, what is the experience of the crew that are going, how many porters, how many horses. I think a Jagruk adventure traveler will, I hope, come around to be asking all these questions. that's well said, Vaibhav, that जो a more aware traveler asking more questions, demanding more safety from the operators, and the operators on the other hand, promoting concept of responsible tourism, responsible traveler. So I think this is a good marriage, so to say, where both parties, the operator as well as the traveler, तो दोनों का थोड़ा push and pull होगा, तो I think things will become better. तो आपने वैभव जैसे टॉयलेट्स का जिक्र किया, आई जस्ट वांट टू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट द वेस्ट प्रॉब्लम मूविंग अहेड. एंड ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, ये दिस इज बिकम अ बिग कर्स, दिस इज बिकम अ बिग व्हाटएवर चैलेंज. सो ये आपका तो इतना एक्सपीरियंस है वैभव, हाउ डू यू आई एम श्योर यू हाउ डू यू फील व्हेन यू सी दिस प्लास्टिक, व्हाट कैन वी डू अबाउट इट. हम तो ये तक देखते हैं भाई, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि भाई माउंट एवरेस्ट तक से जो है वो टन्स ऑफ ट्रैश इज बीइंग ब्रॉट डाउन. तो ये मेरे को बड़ा बैफल करता है वैभव, क्योंकि मेरी अपनी एक इमेजिनेशन ये है कि भाई जो भी ट्रैवलर जाता है, ट्रैकर जा रहा है, इतना नेचर को तो एक्सपीरियंस करने जा रहा है, और जब वो ऊपर चढ़ रहे हैं तो वो तो लिटर भी देख रहे हैं, तो क्या वो खुद सेंसिटाइज नहीं होते कि यार हमको लिटर नहीं करना चाहिए. तो ये क्या, इसको क्या करना चाहिए वैभव इस सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर. तो इसका इसका बस एक ही सोल्यूशन है अनूप, टू रिड्यूस. आप रिड्यूस कर दीजिए जितना भी प्लास्टिक आप ले जाए, आप ले ही ना जाएं प्लास्टिक. वाटर बॉटल्स की कोई जरूरत नहीं है, गेस्टों को बोलिए अपनी पानी लेके आए, आप अपना फिल्ट्रेशन सिस्टम लेके जाइए, 40 लीटर के कनस्तर ऑलरेडी स्टार्टिंग पॉइंट से लेके जाइए. Refilling of and filtration is very easy now. All kinds of filters are available in this country. Single-use plastic water bottles are the easiest thing to get rid of today. आपका जो जो ट्रेकिंग का सामान है, राफ्टिंग का सामान है, आप पैकेट्स लेके ही नहीं जाइए. अगर आप प्लास्टिक ले ही नहीं जाएंगे पहाड़ के दुर्गम इलाकों में, तो आपको ये वो प्रॉब्लम वहीं पे खत्म हो जाएगी. आप अपने रीयूजेबल जार्स में ले जाइए, घोड़े या ले जाएंगे, पोर्टर्स ले जाएंगे, आपके रीयूजेबल जार्स बेस से अपनी दाल हो, चाहे चीनी हो, चावल हो, जो भी सप्लाईज आप ले जा रहे हैं, आप प्लास्टिक शहर में ही छोड़ के जाइए, ले ही मत जाइए, खरीदिए मत, कम से कम खरीदिए. और अगर आप ले जा रहे हैं, खरीदना पड़ रहा है, तो आप उसको किसी प्रॉपर सिटी वेस्ट डिस्पोजल में छोड़िए, आप उसको पहाड़ में ले ही मत जाइए. तो आपके जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी जो अलग अलग ट्रैक्स कराती है या और काम आप लेके जाते हैं, तो आप लोग खुद कैसे मैनेज करते हैं, क्या आपकी क्या एक्सपीरियंस शेयरिंग है उसको लेकर के.
तो हमारा यही रहता है कि सब सामान या तो ड्रम में जाएगा या बड़े बड़े सैक्स में जाएगा। हमारा जो इवन जो आपका जो वेस्ट डस्टबिन वाला जो कलेक्शन वो है, वो भी बोरा होता है, वो बड़ा गार्बेज बैग नहीं होता, हम ले ही नहीं जाते। तो हर चीज पे हमने हर एलिमेंट जो है उसमें जो प्लास्टिक है वो एलिमिनेट करने की कोशिश की है। और जो जाएगा वो ड्रम में जाएगा, अपने रियूजेबल जार्स में जाएगा, और अगर है कुछ प्लास्टिक वो उसी बैग में लेके वापस आएगा फॉर सिटी डिस्पोजल। तो यही तरीका है कि आप ले ही मत जाइए, कम से कम लेके जाइए। So Weber, what would you say, let's say compared to 10, 15, 20 years ago, you know, if you were generating, yeah, I'm just throwing a figure, say 100 kg of plastic you were generating today, अब कितना generate होता होगा आपके? I think we managed to reduce it. Maybe if it was 100, 15 years ago, it'll probably be 15 kgs now. Yeah, we managed to reduce it, and it's possible to reduce it because things have changed. You know, like plastic bottles का example दे रहा हूँ मैं. You know, top-notch filtration systems are available. So you know, even carrying plastic water bottles is a no-go. Very good, nice. So this, in fact, I am now looking at, you know, some of the comments and very happy, you know, that we are getting some great comments. So Arjun Maku is asking 3 questions. We have 3 questions. How do you address the dilemma while companies like, and yeah, Arjun is also naming, while companies like India Hikes might be burdening some trains, they are also popularizing trekking and introducing many Indians to the world of hiking adventure. एक उनका ये सवाल है, you know, दूसरा, what would you want them to do differently? Tisra, apart from White Magic and Aquaterra, which other company do you think are doing socially responsible good work? And thanks to you and Anup for doing this. So Arjun, thanks you know, for asking very good questions. So how would you like to respond to Arjun? I mean, I wouldn't be able to tell, answer the second bit, but yes, so you mentioned India Hikes. You know, it's great to popularize trekking. It is absolutely great to bring more and more Indians to experience the outdoors, but doing it responsibly is extremely important. You know, and that is something that every outfit must carry the burden of. To do it responsibly, you cannot be, digging our meadows to build latrines. You cannot be throwing plastic filled with human feces in the frozen Zanskar. These are things that are not kosher. You have to be responsible to make sure guests don't die on treks at 4,000 meters. You know, popularizing is one thing, but this goes way beyond popularizing an activity. It is taking care of people, and not only people, it is taking care of the economy. What I said about 100 rupees में से 80 से 90 वापस जाना चाहिए. 100 में से अगर 50 ही जा रहा है क्योंकि आप फिक्स कैंप्स रन कर रहे हैं या आप अपनी फॉरेस्ट की फीस, मैंने देखे हैं कैंप्स गोविंद विहार नेशनल पार्क में. आई हैव इमेजेस ऑफ fixed camps that I sent to the Yamuna Circle PCCF and got them removed because they were under collusion. So popularizing a place does not mean you beat the system and you go against the rules of proper outdoor ethos. So that is what I have to say about the first question. Ethical operations, I think better than me answering that, I think it's best that the customer asks the right questions. You know, how many guides are there? How is my safety being taken care of? How are we taking the garbage out? How many toilet tents to a person? You know, those are things that the customer needs to ask, because sadly हमारे वातावरण में अगर आप ये सब नहीं पूछेंगे, then you will never know what is the benchmark. The benchmark is only known when you ask the right questions. Wherever are you there? Yes, I'm here. All right, okay, good. No, very, very well, explained, as you said. And we have another good, in fact, it's more a comment, a comment rather from Annapurna Nautiyal. She says that policies are always there, but these are not implemented. No one takes accountability for implementation. Due to this reason, only judiciary has to intervene. तो मेरे को लगता है अन्नपूर्णा जी जो है वो हम जो बैन के बारे में बात कर रहे थे उसको लेकर के उन्होंने ये टिप्पणी करी है.
People also do not behave with responsibility. We should be careful about carrying capacity. और ये इनफैक्ट ये वैभव ये जो पूरा कैरिंग कैपेसिटी का जो कॉन्सेप्ट है भाई, मैं थोड़ा सा अगर मैं एडवेंचर टूरिज्म को छोड़ के मैं मसूरी नैनीताल की बात करूं तो होर्ड्स एंड होर्ड्स एंड होर्ड्स ऑफ टूरिस्ट। तो ये खैर तमाम ऐसे मुद्दे हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है वैभव। लेकिन मैं सिंगल यूज प्लास्टिक के बाद में जो मैं अगली बात आगे लाना चाहता हूँ, आपने बार बार टॉयलेट्स को लेकर के जिक्र किया और हमारे देश में एक बहुत बड़ी मुहिम चली है कि भाई स्वच्छ भारत अभियान, हमें ये जो खुले से शौच, ओपन डेफिकेशन बेसिकली है ना, कि भाई खुले से शौच से हमें मुक्ति चाहिए। और आप बार बार इसके जिक्र कर रहे हैं कि भाई जो टॉयलेट का रेशियो क्या है, तो ओपन डेफिकेशन की कितनी बड़ी समस्या है, हाउ बिग इज द प्रॉब्लम वैभव? तो इसका मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं 20 साल का था जब मैं गंगा नदी में गाइड था। मैं शिवपुरी से मुनि की रेती होता था हमारा टेक आउट, और हर बार मैं मुनि की रेती उतरता था तो पानी बहुत गर्म रहता था। आपका 1 किलोमीटर ऊपर इट वाज कोल्डर, एंड देन व्हेन यू टुक आउट द बोट्स यू नो इट वाज वेरी वार्म, एंड यू नो एज एन impressionable 20-year-old I would see that the same river, that our magnificent life force, you know, which creates the great Indo-Gangetic plain, um, which faith carrier for millions, you know, लोग पूछते हैं गंगा जी को, और उसी के 5 से 8 फुट दूर people are not worried about urinating, defecating. तो ये, but I'm talking about 30 years ago. Things have changed at Munikireti, thankfully. But I think ये वही मिश्रण है, जागरूकता, साधन, इन सब का. There are places where still in our पहाड़ there are no public toilets. So it is ये वही चिकन मुर्गी अंडे की बात आ जाती है अनूप, कि क्या पहले आएगा. Do we build the sadhan in? These are difficult areas, access wise, journeys are long, there are no facilities. So I don't know whether one should have a hardline opinion on this, but yes, we need to build in the infrastructure everywhere. We must have clean toilets. Even when we have toilets in Uttarakhand, they are not in the best shape. They're almost a disincentive for people to use. These are the basics, and I think to make it a world-class destination, ये चीज है जो हाँ जो वही we have to build that facility in. It is not something that we can blame everyone, blame the public for. आप अभी भी पहाड़ में लंबे रूट पे जाइए, you will see buses stopped and people defecating and urinating. It is a problem. It's a social issue. You know, we need to build more toilets. Bottom line. And also, I think that the companies, the operators who are taking trekkers and tourists and pilgrims, I think they are also responsible that they have to ensure कि भाई जितने लोगों को वो लेकर के जा रहे हैं, जहाँ हम कैरिंग कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, साथ में टॉयलेट कैपेसिटी का भी उन लोगों को ध्यान रखने की आवश्यकता है. बिल्कुल बिल्कुल. वैभव, मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा, और रमेश चंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका इनफैक्ट ये सवाल है कि would like to connect and seek your guidance how we can promote tourism in उत्तराखंड. और यहाँ पर वैभव, मैं उनके सवाल को थोड़ा सा और आगे एलैबोरेट भी करना चाहूँगा. मैं अगर उत्तराखंड की इस समय बात करूँ तो उत्तराखंड में जो आपने एक सोशल आपने जिक्र किया, तमाम किस्म की चुनौतियाँ उत्तराखंड के सामने हैं. अगले 5 महीने के बाद में, जैसा आप जानते हैं, उत्तराखंड में चुनाव भी हो रहा है. तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये पब्लिक कॉन्वर्जेशन में और आती हैं, और यहाँ पर बात हो रही है बेरोजगारी की. अब ये हम सबको पता है कि भाई सरकारों का जो बहुत बड़ा फोकस है वो स्वरोजगार को लेकर के है. That means self-employment. Now, how to promote? So, you know, on the one hand, of course, we want to, and we should preserve, we should protect our environment. That is paramount, you know. तो एक तो हमारे सामने वो reality है, but at the same time, you know, we also want growth. You know, we have stomachs to feed, we have aspirations, we have thousands and lakhs of young people. We have COVID. Many people want to come back. We want to facilitate reverse migration. तो ये वैभव, ये जो पूरा कैसे इसको हमको करना चाहिए कि हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को, स्वरोजगार को, क्योंकि आपका तो इतना लंबा एक्सपीरियंस है, और अभी आपने खुद ही बताया कि जब आप 20 साल के थे तब से आप जो है, आप तो इट्स सो इंस्पायरिंग. आप ही की स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग है कि आपने, मैं बाय द वे जितने हमारे दोस्त लोग सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वैभव ने तो बहुत अच्छी जगह पढ़ाई करी है, और वैभव की कहानी से तो मैं ये भी सीख रहा हूँ कि भाई आप सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन आपने जब अपना करियर स्टार्ट किया तो आपने गाइड की तरह शुरुआत आपने करी. तो ये भी एक बड़ा इंस्पायरिंग आपकी लाइफ का एक फैसेट है वैभव. बट टू कम बैक टू द क्वेश्चन अगेन, हम कैसे इसको प्रमोट करें?
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को, स्वरोजगार को, होम स्टेज को और टूरिज्म को? सो गोइंग बैक टू जहाँ से हमने शुरू किया था, मतलब मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि अगर कि उत्तराखंड जैसी जगह में वी डोंट नीड टू मार्केट इट, हमें बस इनेबलिंग चाहिए। इनेबल हम कैसे कर सकते हैं? जो हमारे जवान लोग हैं, जो क्वालिफाइड लोग हैं, उनको और ट्रेनिंग दी जाए सो दैट दे बिकम टॉप नॉच लॉज ओनर्स, दे बिकम टॉप नॉच गाइड्स, विल्डरनेस एक्सपर्ट्स, नेचुरलिस्ट। यही हमारी हेरिटेज है। और जो हमारा नेचुरल हेरिटेज है वो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे गढ़वाल और कुमाऊं में। और अगर अगर इन लड़कियों को ट्रेन किया जाए टू बी द बेस्ट, whether it's a rescue job or a guiding job or a naturalist or an astronomy job, anything that pertains to the outdoors, I think enabling is the only form of Sarojgar. So Vaibhav, I know this is a difficult one, but let's say in your world or in your wish, let's say if we should be like doing 100, अगर हम suppose हमको उत्तराखंड में 100 करना चाहिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए टूरिज्म के डोमेन में, तो अभी हम लोग ये एनेबलिंग फंक्शन कितना परसेंट कर रहे होंगे? मतलब आप लोग भी तो इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं एज एटोई और एज गवर्नमेंट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, अभी वेयर आर वी राइट नाउ? I think an educated guess, I may be totally wrong, Anup, maybe 20 to 30%. We could triple it for sure. तो ये भी एक हमारे लिए बड़ा अच्छा एक टेक अवे है कि जो आप ये फील करते हैं कि जो आज जो एफर्ट्स हम लोग मतलब पुट कर रहे हैं, क्योंकि आप तो एक इंडस्ट्री वेटरन है, कि आज जो एफर्ट्स पुट इन हो रहे हैं सभी की तरफ से, चाहे सरकार की तरफ से, आप लोग इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, जो आप लोग आज कर रहे हैं इससे लगभग 3 या 4 गुना ज्यादा हो सकता है। और ये निश्चित तौर पर हमारे को और हमारे प्रदेश को एक दिशा भी देता है। तो ये जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेकर के जो है, और विनोद जी ने भी कुछ कमेंट अभी यहाँ पर किया है कि व्हाई कांट सम एंटरप्रेन्योर्स लाइक मिस्टर काला हेल्प अनएम्प्लॉयड यूथ टू डेवलप। तो वैभव, इस आज के कॉन्वर्सेशन के बाद में बहुत सारे लोगों की आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस और बढ़ने वाली हैं, तो वो भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और तो कुछ अर्जुन भी आपसे खैर कुछ आपके एक पर्सनल सवाल आपसे पूछ रहे हैं। तो आई थिंक वैभव बहुत सारे आपने सवालों का जवाब दिया और हमें लगभग 50 मिनट हो गए आपसे बात करते हुए। तो मैं तो आपको बस थैंक्स करना चाहता हूँ। आई हैव रियली एंजॉयड लिसनिंग टू यू एंड आई होप दैट हम इस सीरीज को, इस टाइप के कॉन्वर्जेशंस को कंटिन्यू कर सकें, इन इश्यूज के बारे में कंटिन्यू कर सकें। और हम लोग अगर यहाँ पर कुछ आप लोगों की कुछ अगर हेल्प कर सकते हैं उत्तराखंड में एटोई की, मेरे साथी या मैं, हम लोग सामाजिक मुद्दों पर काम करते हैं, हम लोग कभी भी अगर आपकी मदद किसी तरीके से कर सके आप जरूर बताइएगा। लेकिन जाने से पहले वैभव, व्हाट वुड बी योर लास्ट एनी सॉर्ट ऑफ पार्टिंग शॉट, एनीथिंग यू विश टू से, एंड देन वी कैन आई थिंक रैप अप फॉर द डे। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि ये कोविड-19 ने हमें इतना सिखाया है पिछले 1.5 साल में, और मेरे ख्याल से जो इस बीमारी ने सिखाया है वो एटलीस्ट आउटडोर एडवेंचर इंडस्ट्री के लिए यही है कि देयर इज nothing more important than self-regulation, protocols, SOPs. If we can stick by it, I think we have a great chance at revival. Wonderful, Vaibhav. So once again, thanks for that. And Somna Mishra ji, thank you so much. So she's saying great talk. Kala ji, सुरेंद्र सिंह कंडारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो एक खुद ही स्थानीय यहाँ पर उन्होंने अच्छी मिसाल यहाँ पर कायम करी है। आगरा खाल के पास में आपका अपना बहुत अच्छा रिजॉर्ट है। और सुरेंद्र सिंह कंडारी जी बोलते हैं कि सर, स्वरोजगार के लिए विलेज टूरिज्म महत्वपूर्ण हो सकता है। काला सर, इस बारे में जानकारी क्या कहते हैं? तो ये क्वेश्चन वैभव, इफ यू डोंट माइंड, कंडारी जी खुद बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं इस सेक्टर में, तो आप कुछ बोलना चाहेंगे इन ब्रीफ? बिल्कुल, कंडारी जी ने सही सवाल उठाया। ये चीज हमें नेपाल से भी बहुत सीख मिली है। उनकी जो टी हाउस ट्रेकिंग ट्रेल्स हैं दुनिया भर में मशहूर हैं। हमारे यहाँ ऐसे रूट्स हैं जहाँ जो टी हाउस ट्रेकिंग ट्रेल्स के माध्यम से पॉपुलराइज हो सकती हैं। इससे स्वरोजगार भी बढ़ता है और आपकी लोकल इकोनॉमी में भी बहुत बूस्ट मिल सकता है। और ये पूरा वाइड एरिया है जो अनएक्सप्लोर्ड है हमारे पहाड़ में। So yes, absolutely right. Tea house trekking trails is a big thrust area which can be developed.
I'm sure, Vaibhav. In fact, I heard you in one of your talks. You were talking about the great work Nepal has done, for example, using technology. नेपाल में, और अगर हम खुद अपने देश की बात करते हैं तो जैसे केरला है और ऐसे राजस्थान है या कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने बड़ा बेहतरीन काम किया है अपने प्रदेश में पर्यटन को, तीर्थाटन को, उसको उसको बेहतर बनाने के लिए, और वो प्रिजर्व भी कर रहे हैं, और उसके अलावा जो है अपने स्थानीय लोगों को रोजगार के, स्वरोजगार के साधन और सुविधाएं और उस किस्म की व्यवस्था को भी बना रहे हैं। तो जाने से पहले मैं दोस्तों आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आज आप लोग हमारे साथ में जुड़े और कई लोग हमारे साथ देख रहे हैं। सो अर्जुन, थैंक यू सो मच, यू एंजॉयड द सेशन वेरी मच। और मैं तो वैभव खाली जाने से पहले और आपको थैंक्स करने से पहले यही कहूंगा कि मेरा पार्टिंग शॉट यही होगा कि जो ऑपरेटर्स हैं, मेरी गुजारिश भी रहेगी कि आप लोग भी जो हैं रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को और प्रमोट करें। इसका एक जो होता है पॉजिटिव कम्युनिकेशन भी आप लोगों की तरफ से अगर आता है तो ये पूरी इंडस्ट्री के लिए बेहतर होगा, हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे युवाओं के लिए, सभी के लिए बेहतर होगा। और दूसरी तरफ जो हम लोग हैं, जो कस्टमर हैं, जो 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 हमको सर्विस मिल रही है, हम लोग इन ऑपरेटर से, ऐसे ऑपरेटर से सेफ्टी को डिमांड करें। जब हम लोग ऐसे छोटे छोटे कदम लेंगे तो निश्चित तौर पर जो है हम सभी लोग, इंडस्ट्री भी और जो जो ट्रैवलिंग कम्युनिटी है वो भी जो है बेहतरी की तरफ बढ़ेगी। और जाने से पहले हाथ जोड़ करके, भले ही जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, मेरा आपसे सिर्फ यही एक निवेदन रहेगा कि जब आप उत्तराखंड में, चाहे हमारे अपने लोग हैं या बाहर से आने वाले लोग हैं, क्योंकि हम लोग क्लीन अप भी करते हैं, मेरी आपसे एक ही गुजारिश रहेगी कि आप किसी भी पब्लिक स्पेस को गंदा ना करें। मेरे को तो बड़ा मेरा दिल दुखता है, इतना कचरा जो है सब जगह पड़ा हुआ है। तो एक मेरा यही विनम्र निवेदन रहेगा। Vaibhav, once again, thank you so much for coming today, and thank you so much everyone else for joining us today. So, बहुत बहुत शुक्रिया। Say bye to you. Yeah, take care. Thank you. Thanks.